नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 4 मानव एवं पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको इसमें देखने की कोशिश करेंगे। आपने भी देखा होगा जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसमें जो इकाई 4 है आपकी मानव एवं पर्यावरण, इसमें करंट से भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर करंट से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में बात करेंगे वर्ष 2022 के पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर्स के। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे तथ्यों को संकलित करके आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो इसी कड़ी में चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान बी योजना और इको ब्रिज समाधान। ये योजना और जो इको ब्रिज समाधान है दोनों ही हाथियों को रेलवे ट्रैक और साथ ही साथ जो सड़क मार्ग है उससे दूर रखने की योजना है। इसमें अगर हम बात करें प्लान बी योजना, तो प्लान बी योजना में क्या किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक होता है ये रेलवे की योजना है। इसमें रेलवे के ट्रैक पर कुछ ऐसे उपकरण लगा दिए जाते हैं जिससे मधुमक्खियों की आवाज़ उत्पन्न हो। मधुमक्खियों के झुंड की आवाज़ से हाथी सतर्क हो जाते हैं और ये रेलवे ट्रैक से दूर रहते हैं। और ये जो उपकरण लगाए जाते हैं इनसे जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो लगभग 400 मीटर दूरी से सुनी जा सकती है। प्लान बी योजना को भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में जो है सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्लान बी योजना को सर्वप्रथम लागू करने वाले अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये था कामाख्या रेलवे स्टेशन, असम। तो असम का जो कामाख्या रेलवे स्टेशन है यहाँ पर प्लान बी योजना के अंतर्गत सबसे पहले ऐसे उपकरण लगाए गए थे जो कि मधुमक्खियों की जैसी आवाज़ उत्पन्न कर सके और इससे हाथियों के झुंड को रेलवे ट्रैक से दूर रखा जा सके। इसी तरीके से हाथी गलियारों में इको ब्रिज का निर्माण हाथियों को सड़क और रेलवे ट्रैक से सुरक्षित रास्ता देने के लिए किया जाता है। यानी इको ब्रिज में कुछ ऐसे रास्ते बना दिए जाते हैं रेलवे ट्रैक या सड़क के नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से, जिससे कि हाथी अपने एक आवाज़ से दूसरे आवाज़ में आसानी से गमन कर सके और किसी भी तरीके से सड़क या रेलवे ट्रैक पर ना आए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पर्यावरण की दृष्टि से टोंगा ज्वालामुखी। आपको बता दें टोंगा ज्वालामुखी में अभी हाल ही में जो है बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ का जो विस्फोट था वो परमाणु बम से भी ज़्यादा भयानक था, तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में है टोंगा ज्वालामुखी। तो इसके विषय में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो टोंगा ज्वालामुखी जो है हुंगा हवाई द्वीप पर स्थित है। टोंगा एक तरीके से देश आप समझ लीजिए जिसे आधिकारिक रूप से टोंगा राजशाही या किंगडम ऑफ टोंगा कहा जाता है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप मंडल है जिसमें लगभग 169 द्वीप हैं। इसकी राजधानी नुकुअलोफा है। टोंगा का समीपवर्ती देश की अगर बात करें तो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास में स्थित है। टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग्स ऑफ फायर जैसा आप लोग जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहाँ पर किसी न किसी ज्वालामुखी में आए दिन विस्फोट हुआ ही करता है। जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी में परमाणु बम से भी भयानक विस्फोट हुआ है जो कि एक दशक में हुई किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट में बहुत अधिक भयानक था। इस विस्फोट का कारण क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो इस विस्फोट का कारण था फ्यूल कूलेंट इंट्रैक्शन। यह विस्फोट 5.8 तीव्रता भूकंप के बराबर था। विस्फोट की ध्वनि को लगभग 300 किलोमीटर दूर तक सुना गया था, यानी 2000 से अधिक दूर तक इसका विस्फोट सुना गया था। तो आप इसके विस्फोट की जो ध्वनि थी उसकी भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले मुझे इस डेटा को जब मैं कलेक्ट कर रहा था तो मुझे लगा कि डेटा कहीं गलत होगा, तो इसको मैंने क्रॉस चेक किया था तो ये डेटा अब मैंने ऐसे पाया कि सही है, ठीक। और इस विस्फोट के कारण जो है समुद्र में भी सुनामी आ गई थी और समुद्र की जो लहरें लगभग वो 4 फीट तक ऊंची उठी थी। तो समुद्र में सुनामी आने से भी एक घटना हुई थी और वो घटना ये हुई थी कि इस विस्फोट में आई सुनामी के कारण ये आपके स्पेन की एक कंपनी एनर्जी फर्म रेप्सोल, इसका एक टैंकर था मारे डोरिकम, इससे प्रशांत महासागर में लगभग 6000 बैरल तेल का रिसाव हो गया था, जिसके कारण जो वहाँ के समुद्री जल जीव हैं उनके अस्तित्व पर तो खतरा मंडराए। साथ ही साथ जो पेंगुइन है हम्बोल्ट पेंगुइन जो कि IUCN में सूचीबद्ध है खतरे वाली प्रजाति के अंतर्गत, इसके भी अस्तित्व पर जो है खतरा मंडराने लगा है। आगे बात करेंगे वर्ल्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जिसको जारी किया गया था जनवरी 2020 में। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, देखिए ये आप चाहे इसको पर्यावरण की दृष्टि से ले लीजिए या आपको भारत का जो सामान्य भूगोल है उसके अंतर्गत आप इसको शामिल कर लीजिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और क्षेत्रों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि
दर्ज की गई है। कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो करीब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.62% है। यानी भारत में वनों का प्रतिशत की अगर बात की जाए वर्तमान में तो ये डेटा निकल के आता है 24.62% जो भारतीय भूभाग है, ठीक है, उसका जो है 24.62% वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। यहाँ पे वृद्धि दर्ज करने वाले की बात हो रही है, यानी किस राज्य में जो वनों का क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक बढ़त हुई है। तो सबसे पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर वर्गों के क्षेत्रफल में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर तेलंगाना की बात करें जो कि दूसरे नंबर पर, यहाँ पर 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वनों के क्षेत्रफल में। और तीसरे नंबर पर ओडिशा है, जहाँ पर 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई थी। अब आगे बात कर लेते हैं वन क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 राज्य, यानी ऐसे 3 राज्य जहाँ पर वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो स्वाभाविक है यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य हैं अगर वन क्षेत्रफल के अनुसार हम बात कर लें। देखिए पहला वाला पॉइंट था वन क्षेत्र में वृद्धि के आधार पर 3 राज्य, और दूसरा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो अब आगे चल रहे हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य। अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो ये डेटा फिर चेंज हो जाता है। इसमें पहला स्थान मिजोरम का है, जहाँ पर मिजोरम का जितना कुल क्षेत्रफल है उसके 84.53% पर जो है वन है, यानी जंगल है। इस तरह अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वह अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की तुलना में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 79.33% है। और तीसरे नंबर पर आता है मेघालय। मेघालय में जो वन क्षेत्रफल है वो मेघालय के कुल क्षेत्रफल का 76% है। तो ये 3 तरीके से देखिए डेटा यहाँ पर है। पहला सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, दूसरा वन क्षेत्रफल के अनुसार 3 राज्य, और तीसरा कुल भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार 3 राज्य। कुल मैंग्रोव क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है इसका अगर एरिया की बात करें तो वर्तमान में 4,992 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें 2019 की तुलना में जो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 3 शीर्ष राज्यों की अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 पर ओडिशा है, जहाँ पर मैंग्रोव वन में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में जो मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है, उसमें 4 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ पर 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है मैंग्रोव वन क्षेत्र में। 2011 से 2021 के मध्य भारत में बहुत घने वनों के क्षेत्र में 20% की, जबकि खुले वन क्षेत्र में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी जो बहुत अधिक सघन वन क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हमें ज़्यादा देखने को मिली है, और यह वृद्धि देखने को मिली है 20% के लगभग बराबर। जबकि जो खुले वन क्षेत्र हैं, कम घने या खुले वन क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें जो वृद्धि हमें देखने को मिली वह 7% देखने को मिली। अगला पॉइंट है अरावली जैव विविधता पार्क। यह भी हाल ही में चर्चा में था। क्यों? अरावली पहाड़ियों को देश का पहला OECM का टैग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की भी हमने पीछे भी बात की है, द्वारा 2 फरवरी 2022 को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। OECM टैग प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला पार्क है वो अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है। OECM का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें हिंदी में, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट या अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी 2022 को मनाया जाता है, और इसी दिन यानी 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के दिन अरावली जैव विविधता पार्क को OECM का टैग प्रदान किया गया। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो शामिल कर लिए इसमें। अभी हाल ही में भारत की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार में भी किसके द्वारा? तो वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये कब घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई 14 मार्च 2022 को। अब प्रश्न उठता है कि ये 13 नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियाँ, दक्कन की नदियों की अगर बात करें तो ये गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, ये टोटल 5 नदियाँ हैं।
और इसी तरीके से हिमालयी नदियाँ, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ कौन कौन सी? यमुना, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, सतलुज, झेलम, रावी, चिनाब। और लूनी नदी को जो है अंतर्देशीय प्रवाह श्रेणी के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। तो इन 13 नाम में आप ध्यान दे लीजिए कि गंगा नदी के इसमें नाम नहीं है। तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे यहाँ से मिल जाए कि अभी हाल ही में जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत की 13 प्रमुख नदियों की कायाकल्प की घोषणा की गई है, तो इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है और उसमें गंगा नदी का नाम आ जाए। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पहले नज़र में यही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी इस पॉइंट को नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोग जो है गंगा नदी को ही उसमें टिक करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इसमें गंगा नदी का नाम नहीं है। अब नदी कायाकल्प परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनके जो प्रमुख उद्देश्य है, पहला है कि जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी सुधार, दूसरा नदियों तथा उनसे संबंधित परिदृश्य का सतत प्रबंधन, और तीसरा ज्ञान प्रबंधन, और चौथा है स्थायी आजीविका में सुधार। अगला पॉइंट है विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इस बांड द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण पर व्यय किया जाएगा। वर्तमान में अगर काले गैंडों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 2600 के आसपास है। तो गैंडों के लिए जो है विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। मरकरी या पारा पर आधारित COP4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में 21 से 25 मार्च 2022 के मध्य किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले जो है नवंबर 2021 में इस सम्मेलन का जो है आयोजन ऑनलाइन किया गया था। यानी नवंबर 2021 में पारा पर आधारित COP4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और बाद में 25 मार्च 2022 को एक बार फिर से इंडोनेशिया में, ठीक है, 21 से 25 मार्च के मध्य में इंडोनेशिया में फिर से मरकरी या पारा पर आधारित COP4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में COP4 मीना माता सम्मेलन जो कि पारा संबंधित था, इसका आयोजन कहाँ किया गया, या ये सम्मेलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो पारा या मरकरी से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अगला पॉइंट है विश्व वन्यजीव बोर्ड यानी WWF द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में विगत 1 वर्ष में ऑनलाइन वन्यजीवों की खरीद फरोख्त में 74% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि बहुत ही अधिक, बहुत मायने रखती, बहुत बड़ी वृद्धि है। यानी 74% की वृद्धि दर्ज की गई है म्यांमार में विगत 1 वर्ष में ऑनलाइन वन्यजीवों की खरीद फरोख्त में। यानी जो वन्यजीव है उनकी ऑनलाइन जो खरीदा बेचा गया उसमें जो है 74% का इजाफा हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा डेटा है। और ऐसा नहीं कि 74% में केवल वन्यजीवों के ऐसे ही वन्यजीव हैं जो प्रतिबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी लुप्त प्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इसमें से जो 173 प्रजातियों का डेटा बनाया गया था, इनमें से 54 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार में हैं। तो ये डेटा हो गया। साउथ कोल ग्लेशियर काफ़ी चर्चा में है। तो साउथ कोल ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, जो कि 7906 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अभी हाल ही में इसमें तेज़ हवाओं और गर्म तापमान के कारण तेज़ी से पिघलने के कारण ये चर्चा में रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस बर्फ को 2000 से 3000 साल बनने में लगे थे, उतनी बर्फ पिछले 10 से 20 वर्षों में पिघल चुकी है साउथ कोल ग्लेशियर में। तो सिंपल, साउथ कोल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट एवरेस्ट में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या की अगर बात करें तो 49 है, जिसमें सर्वाधिक रामसर साइटें जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इनकी कुल संख्या 10 है। रामसर साइटें अभी चर्चा में थी। रीजन है कि इसमें देखिए कि वर्ष 2022 में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य 48वां नंबर पर है, और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का ये 49वें नंबर पर इसको शामिल किया गया है रामसर साइट में। तो इसलिए रामसर साइटें अभी चर्चा में थी। तो इस तरह भारत में कुल 49 रामसर साइटें हैं, जिनमें से 2 को अभी 2022 में ही शामिल किया गया। और ये जो 2 शामिल की गई है रामसर साइट, इसमें से एक उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश की कौन सी, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सी है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व के प्रथम रामसर साइट की अगर बात कर लें तो ये थी कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जबकि सर्वाधिक रामसर साइट वाला अगर देश कौन सा है इसकी बात की जाए तो ये है यूके।
ओशियन 2022 सम्मेलन 4 दिवसीय सम्मेलन ये था, द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, यानी हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। और अभी इस वर्ष 21 से 24 फरवरी 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया था और ये आयोजन किया गया था भारत में। तो ओशियन 2022 समिट यानी सम्मेलन का मेज़बान देश जो है भारत रहा है पहली बार। और एक कब सम्मेलन आयोजित किया गया, 21 से 24 फरवरी 2022। तो चूँकि पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेज़बानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। और इसका जो विषय था वो था इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पहली बार मनाया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है ये भारत में, ठीक है। और भारत में पहली बार डिसाइड किया गया इस डे को, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब नज़र डाल लेते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 तैयार करता है IQ एयर, स्विस संगठन है। विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 63 भारत के हैं। दिल्ली लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। विश्व की अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है तो दिल्ली है। भारत के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में पहला नाम भिवाड़ी राजस्थान का है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। विश्व का एक भी देश 2021 में WHO के वायु गुणवत्ता के मानक को पूरा नहीं कर सका। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2022 से मिंडेरू फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट आई थी इससे संबंधित, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित, और ये रिपोर्ट थी सिंगल यूज प्लास्टिक रिपोर्ट 2021। और इसके अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले देशों में भारत का स्थान 94th है, यानी 94वां है। इस लिस्ट में शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें तो कौन से, पहला सिंगापुर है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा ओमान। भारत की पोजीशन कौन सी है, 94वीं है। भारत में वर्तमान में 75 माइक्रोन से कम पॉलीथीन बैग पर पहले से ही यानी सितंबर 2021 से प्रतिबंध लगा हुआ है, और दिसंबर 2022 से इसको बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ डेटा है प्लास्टिक से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। अब यहाँ पर इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 50 वर्ष चूँकि पूरे हुए हैं तो इसलिए यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। वर्ष 2022 में इस दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और कार्यकर्ता 4 जून 2022 को स्टॉकहोम में एकत्रित हुए थे। स्टॉकहोम वही स्थान है जहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था 1973 में। हालांकि विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा मनाए जाने की घोषणा जो है 1972 में की गई थी। तो इसमें क्या था, स्टॉकहोम में एक बार फिर से विश्व भर के जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक बार फिर से 4 जून 2022 को स्टॉकहोम में एकत्रित हुए थे तथा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ ही साथ विकासशील देशों को स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और समर्थन देने पर चर्चा की गई थी इसमें। और इस तरीके से इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया स्टॉकहोम +50। तो हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे स्टॉकहोम +50 क्या है, कहाँ संबंधित है, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए नोट भी थोड़ा सा दे दिया इसके विषय में, क्योंकि वैसे भी पर्यावरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था, जो कि पर्यावरण संरक्षण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी यूनेप की स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में पहली बार मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अंत में पॉइंट है औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ था 16 जून 2022 को नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे जो लगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। आगे भी इस कड़ी को मैं लगातार बढ़ाता रहूँगा और जो भी मुझे इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे
वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जब भी आप देखें आप जो है इसका रिवीजन ज़रूर कर लें। कभी कभी किसी किसी वीडियो में अगर समय रहता है तो मैं रिवीजन तुरंत करा देता हूँ, और जिस वीडियो को मैं 2 बार या जिस वीडियो को मैं रिवीजन नहीं कराता हूँ तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम जो भी वीडियो देखेंगे उसको 2 बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एक बार में चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।